आज हमारे साथ टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे टूरिज्म को लेकर। सर, टूरिज्म को आपने इतना बढ़ावा दिया है, आज के समय में टूरिज्म को लोग इतना जान रहे हैं। हमारे देश के जो ऐसे स्थान हैं जिनको लोग पहले जानते नहीं थे, और आज के समय में उन स्थानों को आपने इतना अच्छा कर दिया है, वो टूरिज्म के नाम पर जाने जा रहे हैं। सर, क्या देखिए, मुझे लगता है कि मुझे 10 साल 11 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के शासन के होने के बाद में इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंत्रालय में, इस वर्टिकल पे काम करने का अवसर मिला। जो कुछ आज हम देख पा रहे हैं, जो परिवर्तन देख पा रहे हैं, ये पिछले 11 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को बदलने के जो उनका प्रयास था और एक लक्ष्य को लेकर के देश को आगे बढ़ाना, इसको लेकर के जो उन्होंने जिस तरह से प्रयत्न किया, उसका परिणाम है। टूरिज्म के लिए सबसे पहली आवश्यकता थी वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया, दुरुस्त किया। नए हाईवेज बने, नए एक्सप्रेसवेज बने, नए एयरपोर्ट बने, न्यू इरा की रेलवे नेटवर्क बना, पूरा रेल जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस बनी, नए वाटरवेज भारत में बने। इंफ्रास्ट्रक्चर के इतर दूसरी आवश्यकता होती है कि भारत जैसे विशाल देश में डोमेस्टिक टूरिज्म के पोटेंशियल को ग्रो किया जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने देखो अपना देश, लोगों का आह्वान किया, देश के लोगों को देश देखने के लिए अनुरोध किया। वहीं दूसरी तरफ उनके नेतृत्व में जिस तरह के फैसले और निर्णय हुए, उनके चलते हुए देश में करोड़ों लोग, अनुमान किया जाता है लगभग 25 से 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। गरीबी की रेखा से व्यक्ति बाहर आता है तब उसके जेब में डिस्पेंसेबल इनकम होती है, तो वो पहले तीर्थाटन के लिए या पर्यटन के लिए घर से निकल करके जाता है। इसी तरह से मध्यम वर्ग के लिए टैक्स रिबेट्स जिस तरह से की गई, इनकम टैक्स के 12 लाख तक इनकम टैक्स को फ्री कर दिया गया, जीएसटी में भारी कटौती की गई, और उसके साथ साथ में देश की प्रति व्यक्ति आय सरकार के लिए गए फैसलों के कारण से बढ़ी। इन सब का भी टूरिज्म पर पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ। और तीसरा, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां इंप्रूवमेंट हो, डेवलपमेंट हो, वहां जाने वाले यात्रियों के ओवरऑल सुविधा के स्तर और अनुभव के स्तर को हम ऊपर उठा सकें। इस दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वदेश दर्शन की पहली और दूसरी और प्रसाद की योजनाओं को हमने धरातल पर उतारा। आज उसका प्रभाव है जो हम सबको दिखाई देता है। तो मैं ये मानता हूं कि पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने जो ठोस कदम उठाए थे, जो नीतिगत निर्णय किए थे, उनका लाभ आज टूरिज्म सेक्टर को मिल रहा है। और मुझे सौभाग्य मिला है 11-10 साल बाद में इस मंत्रालय में काम करने का, तो मैं मानता हूं कि जो यश मुझे मिल रहा है, ये सब पिछले 10 साल में जो कुछ हुआ है उसके परिणाम स्वरूप है। अगर कल्चरल डिपार्टमेंट की बात करें, जो कि आप देख रहे हैं, सर पहले इतना कल्चरल डिपार्टमेंट को कोई नहीं जानता था, लेकिन आप टूरिज्म के साथ साथ हर जगह कल्चर को भी लेकर आ रहे हैं, संस्कृति को भी लेकर आ रहे हैं। सर, उस पर कुछ क्या? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच है कि जो देश और समाज अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करता, वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने मंत्र दिया, विरासत भी और विकास भी। हम अपनी विरासत का, अपनी धरोहर का संरक्षण करें, देश उस पर गर्व करे, अभिमान करे। इस तरह के तमाम फैसले लिए गए, इस तरह के तमाम इनिशिएटिव्स लिए गए। उसके चलते हुए आज भारत के सांस्कृतिक विविधता को अनुभव करने के लिए भारतीय घर से निकल करके जाने लगे। संस्कृति और पर्यटन दोनों ऐसे विषय हैं जिनको कभी अलग अलग नहीं रखा जा सकता, अलग अलग देखा भी नहीं जा सकता और अलग अलग उन पर काम भी नहीं किया जा सकता। ये दोनों सामूहिक रूप से साथ मिलकर के आगे चलने वाले सेक्टर्स हैं। सो ऑलवेज टूरिज्म फॉलोज द कल्चर, ऐसा पूरी दुनिया में माना जाता है। और भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, भारत में जिस तरह से खान पान की, बोली की, भाषा की, संस्कृति के विभिन्न आयामों की जो विविधता है, वो आज भारत के पर्यटन की सबसे बड़ी ताकत देशी सैलानी के लिए भी और विदेशी सैलानी के लिए भी है। सर, अभी हाल ही में हम सबने सोमनाथ मंदिर में जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ था उसको देखा था, जिसमें कल्चर डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसको आपने बहुत एडवांस लेवल पर किया था। तो उसके लिए अगर आप कुछ बताना चाहें।
देखिए, सोमनाथ पर जब पहला हमला हुआ, गजनी के महमूद ने जब पहली बार सोमनाथ को ध्वस्त किया, लूटा, उसको 1000 वर्ष पूरे हुए। इस 1000 वर्ष के कालखंड में अनेक बार सोमनाथ को तोड़ा गया, उसका पुनर्निर्माण हुआ, फिर तोड़ा गया, फिर लूटा गया, फिर पुनर्निर्माण हुआ, फिर ध्वस्त किया गया, फिर पुनर्निर्माण हुआ। माता अहिल्याबाई होलकर ने एक बार जो है उसके पास में दूसरा मंदिर बना करके वहां लोगों को आस्था की अपने व्यक्त करने का एक अवलंबन दिया। और अंततः आजादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के तमाम विरोध के बावजूद भी, उनके द्वारा अवरोध पैदा करने के बावजूद भी, सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के मार्गदर्शन में हमारा सोमनाथ एक बार फिर खड़ा हुआ। उस सोमनाथ के पुनर्निर्माण के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो एक ऐतिहासिक अवसर था और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा ये थी कि सोमनाथ केवल एक मंदिर और आस्था का केंद्र नहीं है। निश्चित रूप से पहला ज्योतिर्लिंग होने के नाते देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था उसके साथ जुड़ी भी है, लेकिन उसके इतर वो भारत की रेजिलियंस का प्रतीक भी है, भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक भी है कि हमें चाहे कितने भी मिटाने की कोशिश की जाए, आखिर हम फिर उठ खड़े हुए। ये जो पक्ष सोमनाथ का है, ये पक्ष देश भर में जाए। और आज के कालखंड में जब पूरा विश्व इस तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है, तब हम सोमनाथ को साक्षी मान करके भारत को अब कोई भी वापस ध्वस्त न कर सके, इस तरह का प्रयास न कर सके, इसके लिए संकल्पबद्ध हो। ये एक ऐसा अवसर था। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से संस्कृति मंत्रालय ने कार्यक्रम आहूत किया, गुजरात सरकार ने उसमें सहयोग किया और आप सबने देखा भव्य कार्यक्रम हुआ। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, वो कार्यक्रम मात्र वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की एक शुरुआत मात्र था। अभी देश भर में सोमनाथ के इसको रेजिलियंस का प्रतीक मानते हुए देश भर में, देश के हर प्रांत में, देश के हर शिवालय तक कार्यक्रम हो, इसकी रचना संस्कृति मंत्रालय ने की है। हम हर ज्योतिर्लिंग पे कार्यक्रम करेंगे, देश के हर प्रदेश से लोग सोमनाथ जाएं, इसको सुनिश्चित करेंगे। देश के हर शहर में, हर नगर में, हर कस्बे में, हर गांव में, शिवालय में इसके निमित्त किसी विशेष दिन पर पूजा हो, इसके विशेष दिन लोग ओम नमः शिवाय का जाप करें और ये संकल्प को जो है के साथ में जुड़े। इस दृष्टिकोण से अभी देश भर में साल भर कार्यक्रम किए जाएंगे। भारत को विश्व भर में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, तो टूरिज्म कुछ ऐसा काम करेगा कि टूरिज्म के तौर पर भी आगे उसको विश्व गुरु के तौर पे अलग से पहचान दे? देखिए, मुझे लगता है इन दोनों विषयों को अलग संदर्भ में जोड़ना चाहिए। भारत की संस्कृति, जैसे मैंने कहा कि 10,000 से भी ज्यादा साल की निरंतरता वाली संस्कृति है। भारत की संस्कृति दुनिया में एकमात्र ऐसा भारत एकमात्र देश है जहां विविधताओं की संस्कृति है। इस ताकत को हम हार्नेस करें, इस ताकत के पोटेंशियल को हम हार्नेस करें, तो निश्चित रूप से भारत पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। आज भी अगर देशी और विदेशी दोनों सैलानियों की संख्या को जोड़ा जाए तो भारत के पर्यटन का कोई सानी नहीं है दुनिया में, हम आज भी सबसे बड़े हैं। लेकिन जब केवल हम इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ग्रीस में 40 मिलियन मतलब 4 करोड़ पर्यटक जाते हैं, थाईलैंड में 4 करोड़ पर्यटक जाते हैं, फ्रांस में 10 करोड़ पर्यटक साल में जाते हैं, जबकि भारत में ये संख्या 2 करोड़ है। इसको बढ़ाने की दिशा में हम किस तरह से काम करें, ये हमारे लिए प्राथमिकता है। लेकिन अगर इसके साथ साथ में यदि हम डोमेस्टिक टूरिज्म पोटेंशियल को देखें तो केवल काशी विश्वनाथ के मंदिर में पिछले 1 साल में 7.5 करोड़ लोग गए थे। केवल अयोध्या के राम मंदिर में 4-5 करोड़ लोग गए होंगे। उज्जैन के महाकाल लोक में 7 करोड़ से ज्यादा लोग गए थे और हमारे महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी। अभी माघ मेला संपन्न हुआ है, लगभग 30 करोड़ लोग वहां गए होंगे। तो ये जो हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म है, इसकी ताकत जो है, इसको भी साइमल्टेनियसली ग्रो करना पड़ेगा। और इन दोनों को अगर एक साथ रख के देखा जाएगा तो हम आज भी विश्व के सबसे बड़े पर्यटन के केंद्र हैं। आने वाले समय में हमारे देश में इंटरनेशनल टूरिस्ट और अधिक आए और उनके लिए भी भारत एक नए आकर्षण के रूप में उभरे, इसके लिए हम सब लोग संकल्पबद्ध होकर के काम कर रहे हैं।
थैंक यू हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जी जिन्होंने हमसे बातचीत की।